नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 10,442 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 483 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं 7,504 लोगों ने कोरोना को मात देकर जंग जीती है, यानी कि अपने घर गए ठीक होकर। बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल 59,08,992 केस तक जा पहुंचे हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 56,39,271 हो गई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उसमें कमी तो आई है, लेकिन फिर भी 10,442 नए मामले 24 घंटे के भीतर सामने आए हैं और 483 लोगों की 24 घंटे के भीतर मौत हो गई है। वहीं 7,504 लोग कोरोना से, यानी कि जो इलाज करा रहे थे, वो ठीक हुए हैं और घर गए डिस्चार्ज होकर। और अब तक जो राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल जो मामले हैं वो, यानी जो पीड़ित हैं, 59,08,992, जबकि ठीक होने वालों की संख्या है 56,39,271। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा समुदाय के आरक्षण को रद्द करने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसा आरोप शिव संग्राम अध्यक्ष विनायक मेटे ने लगाया है। साथ ही विनायक मेटे ने राज्य सरकार को 5 जुलाई से पहले अपना फैसला खुद लेने को कहा है, वरना वह मानसून सत्र की अनुमति नहीं देगी। ऐसी चेतावनी विनायक मेटे ने सरकार को दी है। उन्होंने कहा कि यह ऐसी सरकार है जो किसी समुदाय के हितों की परवाह नहीं करती, जबकि तीनों दलों के नेता अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन्होंने करना चाहिए। दुर्भाग्य की बात ये नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोग हर जिले में मेड़ावा एक ले रहे, बहुत बड़ी पैमाने पे, फिर बाद में मोर्चा निकाल रहे। और ये सब बातें 5 जुलाई तक अगर नहीं होती है, गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती है, तो 7 जुलाई से जो हमारा असेंबली सेशन शुरू होने जा रहा है, वो किसी भी हालत में हम चलने नहीं देंगे। ऐसे आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे कोल्हापुर दौरे पर हैं और इस दौरान आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि जिला 4 स्तर पर है। बढ़ती संख्या नियंत्रित करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों की भी सरकार की सहायता करनी चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि आशा वर्करों को जल्द ही न्याय मिलेगा। जिला अस्पताल का वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। एक बार आपको फिर से बता दें, डिप्टी सीएम अजीत पवार और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे कोल्हापुर दौरे पर है, जहां उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत को मामले में बोलने की जरूरत है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि अयोध्या में जमीन खरीदी को लेकर राम जन्मभूमि निर्माण के सदस्यों पर जो आरोप लगे हैं, विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है, इस पर संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में आरएसएस के सर संचालक को बोलने की जरूरत है। सरकार में, राजनीति में इस प्रकार के घोटाले तो आप बार बार उसके बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन जो घोटाला अब सामने आया है, अगर ये घोटाला है लगता है, तो ट्रस्ट ने, जो ट्रस्ट के मुखिया है, सामने आकर बताना चाहिए। लोगों के मन में जो शंका है वो दूर करनी चाहिए। लेकिन जो जानकारी सामने आई है, मुझे लगता है गड़बड़ है।
वहीं अघाड़ी सरकार से शिवसेना के शिक्षा मंत्री उदय सामंत आज विदर्भ के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चंद्रपुर का दौरा किया और वेंटिलेटर का वितरण करते हुए कोरोना स्थिति का जायजा लिया। शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि शिवसेना के माध्यम से और राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे की पहल पर कोविड के मरीजों के लिए वेंटिलेटर का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा गोंडवाना विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय के भी कुछ मुद्दे हैं जिस पर गौर किया जाएगा। एक बार आपको फिर से बता दें, शिवसेना के शिक्षा मंत्री उदय सामंत आज विदर्भ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चंद्रपुर का दौरा किया और वेंटिलेटर का वितरण करते हुए कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। वहीं जालना में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने से प्रशासन की तरफ से ढील दी गई है, जिसके चलते जिले के बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर प्रशासन की तरफ से चालान भी काटे जा रहे हैं। बता दें कि ढील मिलने से सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो वहीं भीड़ को देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर जल्द आने की संभावना भी जताई जा रही है। तो जालना की ये तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के केस में जब कमी आई है, उस कमी के बाद सभी जिलों में ढील दी गई है और ढील मिलते ही लोग सड़कों पर टूट पड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकले हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। और ऐसे में पुलिस के द्वारा बार बार ये भी आगाह किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि आने वाले जो तीसरी लहर है उससे आप सावधान रहे। यानी कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, 10,000 से ज़्यादा अभी भी मामले आ रहे हैं। आगे बढ़ते हिंगोली जिले के सेन गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां ठेकेदार के पुल निर्माण कार्य पर डायवर्जन बोर्ड न लगाने के कारण एक कार पुल से नीचे गिर गई और कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चारों मृतक बुल्ढाना के लोनार तहसील के रहने वाले हैं और घटना के बाद चारों मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तो वहीं घटना के बाद ठेकेदार पर मामला दर्ज करने की मांग भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बात चंद्रपुर की करेंगे, जहां पर जिले में भारी बारिश के चलते ट्रैक्टर नाले में पलट गया है और पानी में बह गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और अन्य 3 लोगों को बचा लिया गया। बता दें कि सभी मृतकों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक मृतक का शव अभी भी लापता है, जिसकी जांच जारी है। घटना के बाद से देवड़ा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर के पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तो चंद्रपुर जिले में भारी बारिश के चलते ट्रैक्टर नाले में पलट गया, जिसके कारण 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया है। 2 शव बरामद कर लिया गया है, एक शव की खोज अभी भी चल रही है। वह चंद्रपुर के मुधौली गांव में 16 साल के चेतन बबन जीवतोड़े को सांप ने काट लिया है। उसे इलाज के लिए चंद्रपुर के जिला सामान्य अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस रवाना हुई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि हर 400 मीटर पर स्पीड ब्रेकर की वजह से एम्बुलेंस की सही समय पर नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि स्पीड ब्रेकर के बाधा के कारण लड़के की जान चली गई है और इसलिए स्पीड ब्रेकर का सवाल अब एक बार फिर से सामने आ गया है। इस इलाके में 15 गांव हैं। चंद्रपुर आने जाने के लिए सभी को स्पीड ब्रेकर वाले रोड से ही जाना पड़ता है। वह विदर्भ के पंडरी कहने वाला शेगांव गजानन महाराज मंदिर तकरीबन 15 महीने से बंद है, जिसके चलते गरीबों का व्यवसाय बिल्कुल ठप हो गया है और उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बता दें कि प्रशासन ने 14 जून को बुल्ढाना जिले के सभी व्यवसायिक शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन मंदिर खोलने के आदेश जारी न करने से लोगों में नाराजगी फैल गई है। सरकार ने सब चालू किया 14 तारीख से। मंदिर ने भी चालू करने को होना। ये विनंती है सब व्यापारी का रोज़गार ये मंदिर के भरोसे पे है और सरकार को भी
सरकार ने जो आदेश दिए, विनंती है हमारी सब व्यापारी की कि ये मंदिर जल्द से जल्द चालू है। कोविड-19 की महामारी कम हुई, इसीलिए जो धार्मिक स्थल है, जैसे सेगांव के गजानन महाराज का जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है, इस पर हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है। तो महाराष्ट्र सरकार ने आदेश देने को होना है कि भाई ये मंदिर खुला करे। उदाहरण के तौर पे पंढरपुर का खोलना चाहते हैं, कुछ वारकरी वहाँ 100 जने भेज रहे हैं, तो सेगांव भी ऐसा खोले मंदिर गजानन महाराज का, ताकि हजारों लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, व्यवसाय है ऐसे। तो महाराष्ट्र सरकार ने आदेश देने को। आगे बढ़ते हैं। जालना जिले के जाफराबाद में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। इतना ही नहीं, रेत माफियाओं के गुंडे खुलेआम गुंडई कर रहे हैं और पुलिस उनको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। रेत माफियाओं के गुंडे पत्रकार ज्ञानेश्वर पाबले को समाचार पत्र में अवैध रेत खनन की खबर लिखने पर उन पर जानलेवा हमला करते हुए लाठियों से जमकर पीटा। इस हमले में पत्रकार ज्ञानेश्वर पाबले गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके सिर पर गंभीर चोट लगने से औरंगाबाद के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वहीं इस हमले का जिले के पत्रकारों ने कड़ा विरोध किया है और रेत माफियाओं के गुंडे को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। वहीं नागपुर के कामठी के मंत्री सुनील केदार की सभा में बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर के साथ बदसलूकी की गई है। आरोप है कि कांग्रेस नेता सुरेश भोयर ने विधायक टेकचंद सावरकर के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर विधायक टेकचंद सावरकर को बाहर निकाला। ये सब मामला मंत्री सुनील केदार की मौजूदगी में हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन मारपीट शुरू हो गई। नागपुर के कामठी में मंत्री सुनील केदार की सभा में बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर के साथ बदसलूकी की गई है। आरोप है कि कांग्रेस नेता सुरेश भोयर ने विधायक टेकचंद सावरकर के साथ बदसलूकी की। वहीं सांगली जिले में आप पदाधिकारियों ने पेट्रोल पंप के बाहर शॉर्ट्स और बनियान पहनकर महंगाई का विरोध किया है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम हो रही है और इस सरकार को जगाने के लिए देश भर में आंदोलन भी हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सांगली नगर निगम के पेट्रोल पंपों पर अर्धनग्न आंदोलन किया और बढ़ती महंगाई को अनदेखा करने वाली सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए महापालिका क्षेत्र के आंदोलन करते हुए केंद्र सरकार विरोधी नारे लगाए गए। तो मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के 53वें जन्मदिन के मौके पर आज पुणे में 53 फीट की दीवार पर पेंटिंग का अनावरण किया गया। इस पेंटिंग का अनावरण मनसे विधायक राजू पाटिल ने किया। 7 दिनों के अंदर पेंटर निखिल खैरनार ने पुणे के कातरा चौक में राज ठाकरे की शानदार तस्वीर बनाई। इस कार्यक्रम में मनसे नेता अनिल शिदोर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि हर साल सभी कार्यकर्ता राज ठाकरे के दादर स्थित आवास पर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना संकट के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस साल भी राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर अपील की थी कि वे जहां हैं वहीं से सामाजिक कार्य करें। तो मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के 53वें जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया है। सबसे महत्वपूर्ण, पुणे में 53 फीट की दीवार पर पेंटिंग का अनावरण किया गया और इस पेंटिंग का अनावरण मनसे विधायक राजू पाटिल ने किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कोरोना संकट के कारण राज ठाकरे के आवास पर जन्मदिन के मौके पर जो पहले कार्यकर्ता पहुंचते थे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसलिए अपने अपने स्थान से ही कार्यक्रम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानसून की शुरुआत के साथ ही रायगढ़ जिले में झरने बहने लगते हैं और इसलिए पर्यटकों के कदम अपने आप ही इस झरने की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि झरना अलीबाग तालुका में बेलोशी
सागवाड़ी आदिवासी वाड़ी के पास स्थित है। यहां पत्थरों में चित्रकार महेंद्र गावड़ ने दहाड़ते हुए बाघ की कलाकृति साकार की है। मानसून के दौरान मुंबई, पुणे, पश्चिमी महाराष्ट्र और विदेशों से पर्यटक रायगढ़ जिले में झरने का आनंद लेने आते हैं और इसके साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि मानसून के साथ साथ लोगों की दिलचस्पी अलीबाग की तरफ बढ़ जाती है। रायगढ़ जिले के में झरने बहने लगते हैं और इसलिए पर्यटकों के कदम अपने आप ही झरने की ओर मुड़ जाते हैं। कोंढी झरना अलीबाग तालुका में बेलोशी सागवाड़ी आदिवासी बाड़ी के पास स्थित है और यहां पत्थरों में चित्रकार महेंद्र गावड़ ने दहाड़ते हुए बाघ की कलाकृति साकार की है। मानसून के दौरान मुंबई, पुणे, पश्चिमी महाराष्ट्र और विदेशों से पर्यटक रायगढ़ जिले में झरने का आनंद लेने पहुंचते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 1 साल पहले आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज उनकी पहली बरसी पर उनके करीबियों से लेकर फैंस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। 14 जून 2020 को सुशांत का शव उनके अपार्टमेंट में मिला था, जिसके बाद उनके पिता के सिंह ने दिवंगत अभिनेता की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी और उन पर पैसों के हेरफेर का आरोप भी लगाया गया था। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा उठा तो कई सितारे निशाने पर भी आए। पहले इस केस की जांच मुंबई पुलिस और पटना पुलिस कर रही थी, फिर केस सीबीआई को सौंप दिया गया। 1 साल बाद भी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं सकी है। 14 जून, जी हाँ, आज ही के दिन बांद्रा से अपार्टमेंट में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए थे। ये केस पिछले 1 साल में काफी चर्चा में रहा है। किसने इसे मर्डर बताया तो किसी ने सुसाइड, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके पीछे की सच्चाई आज तक सामने नहीं आ पाई है। सुशांत सिंह केस की डेथ के बाद कुछ सच्चाई सामने आई है तो वो इंडस्ट्री से लगा ड्रग्स का काला पर्दा। मुंबई से फरियाद सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया। आगे बढ़ते हैं। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे को 4 लेन करने का काम पिछले कई सालों से चल रहा है। पिछले साल सांसद तटकरे ने इस सड़क का निरीक्षण कर सड़क के कार्य को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इस हाईवे के काम में कई खामियां देखी गई हैं। साथ ही इस हाईवे पर कई घातक हादसों में मासूम की जान भी जा चुकी है, जिसके बाद श्री सुनील तटकरे ने चेतावनी दी है कि सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए, नहीं तो उनके खिलाफ भारतीय दंड न्यायालय के अनुसार मामला दर्ज किया जाएगा। तो मुंबई गोवा नेशनल हाईवे को 4 लेन करने का काम पिछले कई सालों से चल रहा है और पिछले साल भी सांसद तटकरे ने इस सड़क के निरीक्षण कर सड़क के कार्य को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी भी इसमें बहुत सारी खामियां हैं और इस खामियों को दूर करने के लिए सुनील तटकरे ने एक बार फिर से आवाज़ बुलंद की है और उन्होंने निर्देश दिया है कि अगर जल्द से जल्द इसे ठीक नहीं किया गया तो भारतीय दंड न्यायालय के अनुसार मामला दर्ज किया जाएगा। देखिए, नितिन गडकरी जी साहब जब इस डिपार्टमेंट का उन्होंने कार्यभार स्वीकारा तब से यहाँ पे कुछ गति मिल गई है, लेकिन सांसद होने के बाद हर साल मैं यहाँ पे विजिट करके आया हूँ। गए साल विजिट करने के बाद मैंने जो कुछ उनको सूचनाएं दी थी उनका अमल अनफॉर्चुनेटली नहीं हो गया है। यहाँ पे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। मैंने आज कई जगह पे रुककर उनको सूचना दी है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में जो कुछ सूचना मैंने दी है उसके ऊपर वो इलाज करें। आगे बढ़ते हैं। जालना से निजी बस और क्रूजर जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई है। एक यात्री महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी यात्री क्रूजर जीप से शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी मुंबई जा रही 35 यात्रियों से भरी निजी बस ने जीप में टक्कर मार दी और एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जालना की ये तस्वीर है जहां पर निजी बस और क्रूजर जीप में भिड़ंत हो गई। एक बार आपको फिर से बता दें कि सुबह करीब 5:30 बजे
अंबर टी पॉइंट पर जालना में निजी बस और क्रूजर जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीधे सीधे टक्कर हुई, जिसमें एक महिला यात्री की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये सभी लोग जो क्रूजर जीप में सवार थे, वो शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे और उसी दौरान एक निजी बस जो तेज़ रफ्तार से गुजर रही थी 35 सवारी को लेकर, अचानक से दोनों में टक्कर हो गई और टक्कर में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये तस्वीर जालना की है, जहां आज सुबह 5:30 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। सड़क हादसे में 8 लोग जख्मी हो गए हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। तो शादी समारोह में जा रहे क्रूजर जीप में सवार 9 यात्रियों में एक की मौत हो गई है। 8 लोग इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, सभी अस्पताल में भर्ती हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुबह 5:30 बजे। उस वक्त जब तेज़ रफ्तार से गाड़ी निकल रही थी, उसी दौरान एक निजी बस से टकरा गई और फिर इस टक्कर में 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, एक की मौके पर ही मौत हो गई है। प्रशासन को जब इस बात की सूचना मिली, मौके पर प्रशासन की पूरी टीम पहुंची है और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि जालना की तस्वीर है, जालना में सड़क हादसा हुआ है। वहीं जालना के जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई है, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने से प्रशासन ने थोड़ी राहत की सांस ली है और इसके बाद शहरों में ढील दी गई है, जिसकी वजह से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की भीड़ उमड़ रही है। संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही टीकाकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस जनजागृति करने के भी निर्देश पालक मंत्री राजेश टोपे ने दिए हैं। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही।